नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम कक्षा 11 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अनिवार्य हिंदी का जो काव्यखंड है, काव्यखंड का जो 5वां अध्याय है हमारा भवानी प्रसाद मिश्र, और उनके द्वारा रचित जो रचना है हमारे पाठ्यक्रम में जो संकलित है, जिसका नाम है घर की याद। तो इसमें कवि ने, जब बरसात हो रही है और कवि जो है स्वयं कारागार में बंद है, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण से ये कैद में थे, तो उस समय बारिश होने से इनको अपने घर की याद जब आती है तो वे महसूस करते हैं कि उनकी माँ जो है किस प्रकार से उनको याद कर रही है, उनके भाई बहन जो हैं वो किस प्रकार से उनको याद कर रहे हैं। तो अब इसके बाद में ये जो भाग 2 है, इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं इनके पिता, जो कि वृद्ध हो चुकी हैं, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हैं, लेकिन मन से भी वे जवान हैं, बूढ़े नहीं हुए हैं, बुढ़ापे को स्वीकार नहीं किया है। और हर प्रकार से, जिस प्रकार से युवा जो है कार्य को करता है, उसी प्रकार से इनके पिता जो हैं अभी भी युवाओं के समान ही कार्यों को करते हैं। तो इसी भाव को बताया है, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि वो किसी से घबराते नहीं है, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति क्यों नहीं आ जाए सामने, उनकी मौत ही क्यों ना खड़ी हो, चाहे शेर जैसी विपत्ति उनके सम्मुख खड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी वे उसका मुकाबला करने से हिचकते नहीं है। लेकिन कवि का जो प्रेम है, एक पिता जो अनुभव करता है, तो उसके माध्यम से वो कवि कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे दुख में अत्यंत दुखी होंगे। तो इन्हीं भावों को इसमें लक्षित करने का प्रयास कवि द्वारा किया गया है, जिसका हम अब अध्ययन कर रहे हैं आगे भाग 2 के अंतर्गत। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब कवि कहता है कि मेरे जो पिताजी हैं वे बूढ़े हो गए हैं, यानी कि वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक पल के लिए भी उनके अंदर बुढ़ापे का कोई भी लक्षण नहीं है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बुढ़ापे में जो शरीर के अंग है वो शिथिल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, अपना जो कार्य है वो स्वयं पूर्णता से नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। लेकिन इनके जो पिता हैं, जो कवि के पिता हैं, वे बिल्कुल भी अब बूढ़े तो हो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर बुढ़ापा जो है बिल्कुल भी एक पल के लिए भी अपना जो प्रभाव नहीं दिखा रहा है। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। अब कवि कहता है कि जिस प्रकार से युवा जो है दौड़ते हैं, तो उसी प्रकार से मेरे जो पिताजी हैं, हालांकि वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी वे युवाओं के समान दौड़ सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं, और वे खिलखिलाते हुए हंसते हैं, अर्थात आनंदित रहते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझार गरजता। अब कवि इसमें कहता है कि मौत के आगे भी वो हिचकते नहीं है, कि अगर उनके सामने मौत भी अगर आके खड़ी हो जाए तो वो हिचकिचाते नहीं है, उसका मुकाबला करने के लिए वो तैयार रहते हैं। और साथ ही साथ शेर के आगे न बिचके, बिचके का मतलब विचलित होना, विचके का मतलब उसमें है विचलित होना, कि अगर शेर भी सामने आके खड़ा हो जाए तो भी वे विचलित नहीं होते हैं, भागते नहीं है, डरते नहीं है उससे भी, उसका भी मुकाबला करने के लिए वो तत्पर रहते, तैयार रहते हैं। बोल में बादल गरजता, और उनकी जो बोली है, जब वे बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बादल गरज रही हूं, अर्थात उनकी जो आवाज है काफी दूर तक गूंजती है। काम में झंझार गरजता, और जब वे काम करते हैं तो जिस प्रकार से युवा जो है काम करते हैं, उसी प्रकार से जब वे काम करना प्रारंभ करते हैं तो ऐसे लगता है कि झंझा, आंधी और तूफान आने से जो वातावरण में हलचल हो जाती है, तो उसी प्रकार से जो स्फूर्ति है उनके अंदर भी देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, आगे हम देखते हैं कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। अब कवि कहता है कि इनके पिता बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन युवाओं के समान ही वे व्यायाम भी करते हैं, और वृद्धावस्था के कारण से, यानी कि वृद्ध हो गए हैं, वृद्धों को जो कार्य करना चाहिए, गीता पाठ वगैरह जो धर्म का आचरण है, धार्मिक जो आचरण है वो कर रहे हैं, तो साथ ही साथ व्यायाम आदि भी कर रहे हैं, जिससे उनका शरीर जो स्वस्थ बना रहता है। तो ऐसा ही भाव उसने बताने का प्रयास किया है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। अब कवि कहता है कि आज गीता का पाठ करके, सुबह प्रातः जल्दी उठकर गीता आदि का पाठ करके वे दंड 260 करके और 260 दंड निकालकर खूब मुग्ध हिला देकर
मूठ उनकी मिला लेकर अब खूब मुगदर। अब मुगदर क्या है? एक लकड़ी का व्यायाम करने वाला उपकरण रहता है। तो जैसे आपने देखा होगा पहलवान जो अपने हाथ में लकड़ी का एक बड़ा सारा लकड़ी का बना हुआ यंत्र लेकर उसको घुमाते हैं, तो उसी प्रकार से इनके जो पिता हैं वे भी मुगदर को हिलाते हैं और बाद में हिलाने के बाद में उन दोनों मुगदर जो हैं उनको वे मिलाकर रख देते हैं। और रखने के बाद में क्या हो रहा है? देखिए, अब जल के नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। अब देखिए कवि किस प्रकार का भाव इसमें बता रहे हैं। पहले बता रहे हैं कि हर प्रकार से वो अत्यंत ही मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, किसी से घबराते नहीं है। लेकिन इन पंक्तियों में वो बता रहे हैं कि उनकी आंखों में से जल आ रहा है, पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब देखिए कारण क्या है इसका। जब के नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। जब वे नीचे उतर के आए होंगे व्यायाम आदि करके, है ना, तो उसके बाद में जब वो नीचे उतर रहे हैं तो उनकी आंखों में पानी छाया हुआ है, अर्थात आंसू आ रहे हैं। अब किस कारण से आ रहे हैं? क्योंकि उनका जो पुत्र, पांचवा जो पुत्र है वो जेल में है, इस कारण से उनकी आंखों में पानी आ रहा है। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। अब कवि इसमें कहता है वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कि पानी, हाय पानी गिर रहा है, कि बरसात हो रही है, बरसात होने के कारण से पानी बरस रहा है, घर नजर में तिर रहा है। और मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने मेरा जो घर परिवार है, घर के जो सदस्य हैं वे सभी सामने प्रकट हो रहे हैं, दिखाई दे रही हैं मुझे। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अब कवि बताता है, कल भी हमने पढ़ा था उसमें भी ये पंक्तियां आई थी कि मेरे चार भाई हैं। कवि कहते हैं कि मेरे चार भाई और चार बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, कि मेरे जो भाई हैं वे एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं, एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। जिस प्रकार से एक भुजा दूसरी भुजा का साथ देती है, उसी प्रकार से मेरे जो भाई हैं वे भी एक दूसरे का साथ देने वाले, सहयोग देने वाले हैं, प्यार बहनें। और जो मेरी बहनें हैं वो हर प्रकार से प्रेम भाव से भरी हुई हैं, हर किसी से वो प्रेम करने वाली हैं। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अब देखिए कवि बता रहे हैं इसमें कि किस प्रकार से उनकी आंखों में पानी आया है उनके पिता के, जो वो नीचे उतर के आ रहे हैं व्यायाम आदि करने के बाद में, कि उनके जो चार भाई बहन हैं वो वहां पे उनको खेलते या खड़े हुए दिखाई दिए होंगे जब उनके ऊपर नजर पड़ी है। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। जब वे नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो वे देखते हैं कि उनके जो चार पुत्र और चार पुत्रियां हैं वे आपस में खेल रही होंगी। अब कवि का कहने का भाव है कि कवि के जो चारों भाई और चारों बहनें हैं जो कि आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वे यहाँ तो आपस में खेल रहे हैं या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अब नजर उनको, अब ये उनको का मतलब यहाँ पे जो कवि है उनके पिता के लिए संबोधन किया गया है कि जब उनके पिता को वे नजर पड़े होंगे तो देखिए क्या हालत हो रही है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। अब देखिए कवि किस प्रकार से भाव अपने व्यक्त कर रहे हैं। अब कवि को अपने पिता की भी याद आ रही है, अपने माँ की याद आ रही है, अपने भाई बहनों की याद आ रही है, यानी कि पूरा परिवार जो उसकी आंखों के सामने बरसात के कारण, बरसात को देखकर उसकी आंखों के सामने जो है परिवार का वातावरण है वो लक्षित हो रहा है। तो कवि कहता है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब पहले भी हमने पढ़ा था इसमें कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि पिताजी उनके बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, लेकिन बुढ़ापे का एक भी जो लक्षण है वो उनके अंदर व्याप्त नहीं है, फैला हुआ नहीं है। व्यापा मतलब फैला हुआ, ये भी अर्थ वही है और यहाँ भी वही अर्थ है। व्यापा मतलब फैला हुआ, कि उनके अंदर बुढ़ापे का एक भी लक्षण जो है, जो एक भी पल जो है वे बुढ़ापे को महसूस नहीं करते, बल्कि वे अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, लेकिन फिर भी अब बुढ़ापे कारण से नहीं बल्कि मेरा जो है यानी कि पांचवें का नाम लेकर अपने पांचवा पुत्र जो कि जेल में बंद है उसके ऊपर क्या अत्याचार किए जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा, ऐसे विचार मन में लाकर वे रो पड़े होंगे। तो कहने का भावार्थ है कि हर प्रकार से पिता जो है दृढ़ हैं, शक्ति संपन्न हैं और दृढ़ इच्छा रखने वाले हैं, लेकिन अपने पुत्र जो कि कवि जो है जेल में बंद है तो उसको याद करते हुए वे रो रहे हैं और हृदय स्तर पे अपना जो कह सकते हैं अपने बच्चों के प्रति जो वात्सल्य भाव है उसके कारण से ये कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कवि ने अपने पिता की जो
शारीरिक क्षमता है उसका वर्णन किया है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का वर्णन किया है, और साथ ही साथ कवि के प्रति उनके पिता का कितना अगाध प्रेम है उसका वर्णन भी कवि ने इसके अंदर किया है। ये था घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। जो भवानी प्रसाद मिश्र स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण से जेल में अंग्रेजों द्वारा डाल दिए गए थे, और बरसात आने के कारण से उनके सामने, बरसात के कारण से उनके सामने जो घर का वातावरण है वो दिखाई देता है। घर में घर के जो घर के अंदर माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वे सभी जो है साकार रूप ले लेते हैं, और उन्हीं भावों को इन्होंने कवि ने इस रचना के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से उनके भाई बहन उनसे कितना अधिक प्रेम करते हैं, उनकी माता कितना अधिक स्नेह करती हैं, उनके पिता उनका कितना अधिक ध्यान रखते हैं, किस प्रकार से वो प्रेम करते हैं, जिसके कारण से सुदृढ़ शरीर होने के बावजूद भी, किसी से घबराने के न बावजूद भी वे अपने पांचवें पुत्र के प्रेम में इतने विवश हो जाते हैं कि उनके आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। तो इसके माध्यम से कवि ने अपने पिता के अगाध प्रेम यानी कि वात्सल्य भाव जो है उसको लक्षित करने का प्रयास किया है। ये था भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद, और उसका भाग जो 2 है उसका जो अध्ययन किया है। धन्यवाद।